Okay, now we will be starting field inside the dielectric. ठीक है. Okay. So let us consider ये एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, रैंडम शेप है इसका. ठीक है. Now if I take any small volume inside here and apply Gauss law, del dot E is equal to rho by epsilon naught. अब यहाँ दो टाइप के चार्ज होंगे. ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सो देयर इज सम पोलराइजेशन. कोई पोलराइजेशन है अंदर इसके P. ठीक है. यूनिफॉर्म नहीं है, इट वेरीज विद इन स्पेस. अब यहाँ दो टाइप के रो है. सो रो इज इफेक्टली रो फ्री प्लस रो बाउंड. फ्री चार्जेस वो है जो अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो पोलराइजेशन जीरो हो जाएगी. ये इसमें कोई पोलराइजेशन नहीं रहेगी. डायपोल्स विल गो बैक टू ओरिजिनल स्टेट. फ्री चार्ज वो है जो ये फील्ड हटाने के बाद भी बचेंगे, जो हमने डाले होंगे उधर या किसी एक्सटर्नल ये फील्ड के अलावा भी वो होते हैं. बाउंड चार्जेस वो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसकी वजह से एक पोलराइजेशन होती है और पोलराइजेशन की वजह से बाउंड चार्जेस आते हैं. तो वो रो बाउंड में आता है. अब हमें पता है कि रो बाउंड रो बी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी. ये हमें पता है. सो हम इसको लिख देंगे रो इज इक्वल टू रो फ्री प्लस माइनस डेल डॉट पी. पुटिंग इन गॉस लॉ, डेल डॉट ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इधर डाल देते हैं. इधर शिफ्ट करके डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट ई प्लस ई इज इक्वल टू रो एफ. अब इस इक्वेशन में खासियत क्या है? ये सॉल्व करने के लिए आसान है अगर हम इस पूरे चीज को एक टर्म मान लेते हैं. इस पूरे चीज को हम एक टर्म ले लेते हैं वेक्टर डी. ठीक है. डी अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, जस्ट कोई वेक्टर है. सो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री. ये इक्वेशन की खासियत क्या है कि अगर हमें इस डी के लिए सॉल्व करना है तो हमें सिर्फ फ्री चार्जेस कंसीडर करने हैं और फ्री चार्जेस हमारे कंट्रोल में. कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हर जगह डेल डॉट पी निकालना और फिर हर जगह रो बाउंड निकालना आसान नहीं होता. इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर. बट हम फ्री चार्ज तो हमको पहले से ही पता है क्योंकि दैट इज देयर इवन विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. So solving for this D is relatively easier in most cases. इसलिए हम ये इक्वेशन ज्यादा यूज करते हैं. D का टेक्निकल टर्म है, it has a specific term called electric displacement. ठीक है. अब इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं यूजिंग, ठीक है, ऐसे लिख दिया डेल डॉट डी डीवी ओवर एन एंटायर वॉल्यूम. राइट. गॉस थ्योरम अप्लाई करके दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी डॉट डी ए ओवर द सरफेस एस. अगर कोई वॉल्यूम मान ले, यही वॉल्यूम कंसीडर करो, ये वॉल्यूम V है, उसका सरफेस S है. सो डेल डॉट डी डीवी ओवर दिस एंटायर वॉल्यूम इज इक्वल टू डी डॉट डी ए सरफेस इंटीग्रल ओवर S, गॉस थ्योरम. इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ओवर वॉल्यूम रो फ्री इंटू डीवी. इसको, और रो फ्री इंटू डीवी इज नथिंग बट टोटल चार्ज which is free and enclosed inside this volume, inside this surface. तो हमारा इंटीग्रल फॉर्म आ गया इस इक्वेशन का, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ d डॉट डी ए ओवर सरफेस S
is equal to Q free and enclosed. So total charge which is free and enclosed inside this surface, ये इंटीग्रल फॉर्म है. हाईली सिमेट्रिक केसेस में इंटीग्रल फॉर्म, जैसे गॉस लॉ में इंटीग्रल फॉर्म हाईली सिमेट्रिक केस में ज्यादा कम आता है, सेम वे इधर भी है. नोटिस कि अगर मतलब ये इक्वेशन जो है एप्सिलॉन नॉट के अलावा काफी सिमिलर है गॉस लॉ से. मैथमेटिकली अगर देखोगे तो सिर्फ एक कांस्टेंट के अलावा बाकी सब सेम ही है. सो सोल्यूशन वगैरह भी काफी सिमिलर होते हैं. लेकिन ये गलती मत करना कि डी भी एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक्चुअली वो गलत है. उसका फिजिकली कोई इफेक्ट नहीं होता डी का कोई फिजिकल चीज नहीं होता इधर. लेकिन मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना आसान है और इससे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन दोनों निकल सकती है. इसलिए हम डी को यूज करते हैं. So it is just a mathematical tool that we are using for our help and does not actually have a physical meaning as such. अब क्यों नहीं ग्रिफिथ में थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि ये इसका कोई फिजिकल मतलब नहीं है. तो डी के जो इक्वेशंस होंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस होंगे, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री, और डेल क्रॉस डी हम अगर करेंगे, D is nothing but epsilon naught E plus P, correct? So del cross D will be equal to epsilon naught del cross E plus del cross P. ये तो जीरो है, हमको पता है, इट्स फैराडेज लॉ. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू डेल क्रॉस पी. अब इन अ रैंडम सिचुएशन, आर्बिट्ररी सिचुएशन में कोई जरूरी नहीं है कि पोलराइजेशन का कर्ल जीरो हो. काफी बार ऐसा होता है कि पोलराइजेशन का वेक्टर भी ऐसे कर्ल हो रहा हो, ऐसे क्लोज्ड कर्व में हो पोलराइजेशन का वेक्टर. काफी बार ऐसा होता है. तो डेल क्रॉस डी जीरो होना जरूरी नहीं है. सर्टेन सिमेट्रिक केसेस में होगा लेकिन हमेशा नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन है कि डेल डॉट डी ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट और डेल क्रॉस ई इक्वल टू जीरो. भले ही ये इक्वेशन और ई और डी का ये इक्वेशन सिमिलर हो, ये और ये, लेकिन डेल क्रॉस डी वाले इक्वेशन सिमिलर नहीं है. तो हम इसलिए ये नहीं कह सकते कि डी भी एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये कहना गलत होगा. अब we will move on to boundary conditions inside a dielectric. हम जैसे ये इक्वेशन लिखते थे और इससे हमारी बाउंड्री कंडीशन आती थी कि E परपेंडिकुलर प्लस प्लस मतलब अबाव, E परपेंडिकुलर माइनस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये मैं सिर्फ वैल्यूज लिख रहा हूँ. वी नो कि दिस विल बी अलोंग एन कैप अगर मैं वेक्टर लिखूं. एंड E प्लस पैरेलल इज इक्वल टू E माइनस पैरेलल. ये कंडीशन आती थी हमारी, राइट. ये कंडीशन यहाँ से आती थी और ये कंडीशन आती थी डेल क्रॉस E इक्वल टू जीरो से. अब सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के लिए लिख पाएंगे, बिकॉज डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो फ्री. हम ऐसा लिख सकेंगे कि D परपेंडिकुलर प्लस माइनस D परपेंडिकुलर नेगेटिव इक्वल टू सिग्मा फ्री और डेल क्रॉस D is equal to del cross P. So D parallel plus minus D parallel minus is equal to P parallel plus minus P parallel minus, right? प्लस मतलब अगर कोई सरफेस है तुम्हारा, ये बाउंड्री है, ये एक सरफेस है,
प्लस इज आई एम टेकिंग अबव, तो ये अगर एन कैप है तो ये रीजन प्लस है और ये रीजन माइनस है, सेम अबव एंड बिलो। ग्रिफिथ में जो अबव लिखा है हमारा प्लस है और ग्रिफिथ में जो बिलो लिखा है वो हमारा माइनस है। ओके, नाउ ऐसा है कि जनरली जो मटेरियल होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह वेरी कर सकते हैं ओवर स्पेस, या कुछ और हो सकता है, शेप अजीब से हो सकते हैं। तो काफी बार ये इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे कोर्स के लिए हम एक स्पेशल टाइप का डाइलेक्ट्रिक कंसिडर करेंगे जिसे कहते हैं लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो काफी बार नॉर्मल डाइलेक्ट्रिक में ऐसा होता है कि पोलराइजेशन कुछ भी रैंडम हो सकती है। जो डाइपोल्स है, अगर ये सब्सटेंस है तुम्हारा, तो डाइपोल्स ऐसे ऐसे कुछ भी करके अलाइन हो सकते हैं। सो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एक्सटर्नल, जरूरी नहीं है कि ऑल डाइपोल्स विल अलाइन अलोंग दिस, करेक्ट। का हो सकता है तुम्हारा जो नेट डाइपोल मोमेंट हो वो कुछ ऐसे हो, तो इसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है प्रॉब्लम। हम लीनियर डाइलेक्ट्रिक की खासियत ये है कि P is always in the direction of V, so P is parallel to E and P is also proportional to E। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल। तो इन अ लीनियर डाइलेक्ट्रिक P और E में एक रिलेशन होता है which is epsilon naught xe vector E। ये xc is material dependent, xc is a property of material और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। मतलब ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक्सपोज हो रहा है, कि उसमें डाइपोल जो है कितना एक्सटेंट तक अलाइन हो रहा है। अगर xc हाई है तो ऑब्वियसली p हाई जाएगा, xc लो है तो p लो रहेगा। जिसकी जो ज्यादा ससेप्टेबल मटेरियल होता है उसमें बहुत हाई लेवल की पोलराइजेशन होती है। ठीक है, तो बिकॉज वी हैव दिस रिलेशन कि P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट xc E, अगर काफी इक्वेशन जो है वो सिंपल हो जाते हैं। जैसे मान लो D का इक्वेशन, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। P को अगर ये डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट E प्लस एप्सिलॉन नॉट xc E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू xc प्लस 1 वेक्टर E। सो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हो गए, राइट। तो जब हम डेल डॉट डी लिखते हैं इज इक्वल टू रो फ्री, और दूसरा है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, रो नेट होता है। ये दोनों इक्वेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा, क्योंकि डी में डी इज नथिंग बट कांस्टेंट इनटू डेल डॉट ई ओनली। सो इससे हम बाद में देखेंगे कि रो फ्री और रो बाउंड में एक अच्छा रिलेशन आ जाएगा। अब मैं ये थोड़ा बाद में करूंगा, राइट। अब ये इक्वेशन को एक थोड़ा बेटर फॉर्म देने के लिए हम ऐसा लिखते हैं, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू e। इस टर्म को हम एप्सिलॉन लिख देते हैं। अब ये एप्सिलॉन ऑब्वियसली क्योंकि xc एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन भी एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, राइट। एप्सिलॉन कैन बी रिटन एज epsilon naught into epsilon r। ये epsilon r is nothing but relative permittivity। जैसे epsilon naught is permittivity of free space vacuum and epsilon r is relative permittivity, मतलब वैक्यूम से रिलेटिव किसी मीडियम की क्या परमिटिविटी है इलेक्ट्रिक फील्ड के वक्त में। तो ये epsilon r is nothing but डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो ये एप्सिलॉन आर है।
and epsilon r can be written as epsilon by epsilon naught, which is also 1 plus susceptibility. So ये एक बेटर फॉर्म में लिख देते हैं. epsilon r is equal to 1 plus electric susceptibility is equal to epsilon by epsilon naught. ठीक है. ओके, अब हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि d और e प्रोपोर्शनल है. सो लेट अस ट्राई टू सी कि इक्वेशंस में इसके क्या कंसीक्वेंसेस होंगे. सो दोनों के कोशिश करते हैं कि इन दोनों को पैरेलली लिखे ताकि थोड़ा बेहतर दिखे. ये E लिखेंगे हम इधर और वेक्टर D इधर. तो डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. डेल डॉट D इज इक्वल टू रो फ्री. डेल क्रॉस E इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ. डेल क्रॉस D will be डेल क्रॉस एप्सिलॉन नॉट into 1 plus xc vector E. अब ये 1 plus xc और epsilon naught तो कांस्टेंट है, so it can be written as 1 plus xc into del cross E, और ये 0 है तो this is equal to 0. Yeah. So this is 0. So ये एक स्पेशल केस है जहां हमने पहले कहा था कि जरूरी नहीं है 0 हो, लेकिन लीनियर डाइलेक्ट्रिक है तो इसकी अजम्पशंस की वजह से एक स्पेशल केस आता है कि डेल क्रॉस डी इज आल्सो 0. ठीक है. अब ये दो इक्वेशन के सेम है तो दे आर डिफरेंट ओनली बाय अ कांस्टेंट. डी एंड ई आर डिफरेंट ओनली बाय अ कांस्टेंट. सो अब हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ऐसा कुछ चीज हो कि D is also some kind of field. एक्चुअली हम इस क्योंकि एक स्पेशल केस है तो हम ऐसा सोच लें कि इन दिस केस D becomes proportional to E. एंड क्योंकि D का कोई एक्चुअल फिजिकल फील्ड नहीं होता D का, तो we will just say कि it is some constant into the electric field is your D. Again it will still take it as a mathematical quantity. Okay. नाउ ये इक्वेशन को हम एक्सप्लॉइट करने की जरूरत करते हैं, ट्राई करते हैं. मतलब ये तो हमने निकाल लिया, अब इसको और इसको रिलेट करते हैं. ठीक है. सो डेल डॉट डी को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और हमने डिराइव किया था कि दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 प्लस एक्सी इनटू वेक्टर ई, which can be written as epsilon naught into 1 plus xc del dot E. So this is del dot D, which is rho free is equal to epsilon naught into 1 plus susceptibility into rho by epsilon naught. ये rho total है, so this can be written as rho free plus rho bound. Correct? अब हम रो फ्री को एक साइड पे ले जाते हैं एंड वी से रो फ्री इज इक्वल टू 1 plus xc into rho free plus 1 plus xc into rho bound. Therefore rho bound is equal to minus xc by 1 plus xc to rho free. नेगेटिव साइन आता है क्योंकि फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज की साइन नेगेटिव होगी. मतलब अगर फ्री चार्ज पॉजिटिव है तो बाउंड चार्ज नेगेटिव होगा, बाउंड चार्ज पॉजिटिव मतलब रिवर्स वाइस वर्सा.
ओके, अब स्पेशल चीज नोटिस करना ये जरूरी है कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक में अगर फ्री चार्ज जीरो है तो रो फ्री जीरो है. सो इफ रो फ्री इक्वल टू जीरो ऑटोमेटिकली इंप्लाइज रो बाउंड इक्वल टू जीरो. सो अगर कोई एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, मान लो कि ये एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो इसमें अगर मैं पहले से कोई चार्ज नहीं डालता, मान लो पहले से कोई चार्ज नहीं है, उसके बाद मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल लगाता हूं, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वजह से अंदर इस मटेरियल के इस अंदर रीजन में कोई वॉल्यूम चार्ज इंड्यूस नहीं होगी. रो बाउंड विल बी जीरो. इंड्यूस होगी तो कहां, सिर्फ सरफेस पे होगी. और एज वी नो सिग्मा बाउंड इज P डॉट n कैप. ठीक है, सो जाना है भैया. अबे क्रांति आई हुई है. लौंडा मुझे बोला था गौरव के रूम में था, मैं जाने लगा वैसे से कोई तो बात होगी, बोल ले ऐसे ही जा. त्यागी रूम में तो त्याग वाला क्रांति आई है उसके लिए. अबे यार ठीक है. Okay, so sigma bound will just be P dot n cap, and as we know कि P will be parallel to the electric field because P is proportional to E, so polarization will also be in this direction, correct? This will also be the direction of polarization. So P dot n cap, because this is, I am taking a rectangle, n cap will be here like this, so negative charges will be induced here and positive charges will be induced here. Note that it obviously satisfies with intuition, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो डाइपोल्स ऐसे अलाइन होंगे, डाइपोल्स विल बी लाइक दिस. सो नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, यहाँ तो बीच में कैंसिल हुए जा रहे हैं, एंड में इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट होगा, इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा. सो वी आर सीइंग कि व्हाट वी आर डिराइविंग फ्रॉम हियर इज मैचिंग विद कॉमन इंट्यूशन जो हमें लगता है होना चाहिए. So it must be correct. Okay. One more thing now. Rho free is zero, rho bound is zero. So total rho is zero. So del dot E is equal to zero. So if I take any small volume here, the electric field does not diverge through it, which basically means value of electric field does not change through that surface. Whatever value of electric field it was before entering here and after entering here, they are same. So if I consider all such small volumes, then I can say that the electric field will not change at all. तो मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि हर जगह डाइवर्जेंस जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड की. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कांस्टेंट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट inside the dielectric. Because electric field is constant and polarization is proportional to electric field, even polarization inside is constant. So P and E both are constant inside the dielectric. Outside the dielectric, polarization is zero, obviously, because there is nothing to polarize, and electric field will just have the same value as the external electric field. Okay, I'd like to add one note that this del cross D equal to 0 works only strictly inside the dielectric. मतलब जब तक तुम डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो तब तक D का कर्ल 0 है तुम्हारा, लेकिन as soon as you come outside the dielectric, even just outside, like you're on this surface here, the curl will not be 0, क्योंकि over here outside P is not proportional to E.
अब ये कर्ल जीरो कब होगा, हमारे डेरिवेशन याद करो, ये कर्ल जीरो तब होगा जब P और E प्रोपोर्शनल है, राइट। ये कर्ल जीरो होगा अगर P इज प्रोपोर्शनल टू E, तो डेल क्रॉस P विल नथिंग बी डेल क्रॉस E, और डेल क्रॉस E जीरो है। लेकिन बाहर P इज नॉट प्रोपोर्शनल टू E, ये वैलिड है ओनली स्ट्रिक्टली इनसाइड। एज यू अप्रोच द बाउंड्री वी हैव निग्लेक्टेड बाउंड्री इफेक्ट्स, जब हमने कहा कि P इज प्रोपोर्शनल टू E, ये अप्रोक्सीमेशन है एक। तो जब तुम बाउंड्री के पास आते जाओगे, बाउंड्री इफेक्ट्स विल स्टार्ट बिकमिंग प्रोमिनेंट, करेक्ट। तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह पाएंगे कि P इज प्रोपोर्शनल टू E, और उसकी वजह से ये भी नहीं कह पाएंगे कि डेल क्रॉस D इज जीरो। दिस इज वैलिड ओनली स्ट्रिक्टली इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारी पूरी स्पेस ही डाइलेक्ट्रिक है, देन दिस इज वैलिड एवरीवेयर।